आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं स्कूल मैपिंग के बारे में, विद्यालय मानचित्रण के बारे में। तो इस टॉपिक में हम कौन-कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्कूल मैपिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या-क्या हैं और फिर हम इसके स्टेप्स की बात करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि इसके क्या-क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्कूल मैपिंग या विद्यालय मानचित्रण क्या स्कूल का मैप है या कुछ और है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस वीडियो में मिलने वाला है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। School mapping is defined as a set of techniques and process used to plan the demand for school at the local level। कि विद्यालय मानचित्रण को स्थानीय स्तर पर विद्यालयों की मांग की योजना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों और प्रक्रियाओं के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। School mapping techniques help in planning for future school development, policy making, resource allocation and decision making on prioritization। कि विद्यालय मानचित्रण तकनीक भविष्य के विद्यालय विकास की योजना, नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और प्राथमिकता पर निर्णय लेने में सहायता करती है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मान लो सरकार को या किसी को किसी एरिया में अगर स्कूल ओपन करना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल गए और स्कूल आपने जमीन ली और स्कूल ओपन कर दिया। स्कूल ओपन करने से पहले सबसे पहले आप देखोगे कि किस एरिया में स्कूल की डिमांड है, स्कूल की जरूरत है। सेकंड चीज, वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कि किस एरिया में स्कूल चाहिए और वहां पे टोटल बच्चों का नंबर कितना है। उस हिसाब से स्कूल कैसा बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, स्कूल में कितने टीचर्स चाहिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जो सारी प्रक्रिया है, यही स्कूल मैपिंग का पार्ट है, इसी को स्कूल मैपिंग कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? प्लानिंग फॉर फ्यूचर स्कूल डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑन प्रायोरिटाइजेशन और डिसीजन लेना। तो इसमें दो बातें आ जाती हैं। एक तो किसी जगह एरिया में नया स्कूल ओपन करना जहां पे उसकी जरूरत है, और दूसरा अगर ऑलरेडी स्कूल है तो उस स्कूल को मॉडिफाई करना, ठीक है, उसमें जो भी रिसोर्सेस है उसको अवेलेबल करवाना। और स्कूल मैपिंग इज यूज्ड टू प्लान वेयर एजुकेशनल फैसिलिटीज आर टू बी लोकेटेड। कि विद्यालय मानचित्रण द्वारा यह योजना बनाई जाती है कि शैक्षिक सुविधाओं को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। शैक्षिक सुविधाएं का मतलब है कि कहाँ स्कूल बनाया जाए, या अगर कोई स्कूल है तो वहां पे जो आवश्यक जो रिसोर्सेस हैं वो वहां पे अवेलेबल करवाई जाए। School mapping technique help us to identify the most appropriate location of school or their alternatives so that more number of children can be benefited from the same level of investment। कि विद्यालय मानचित्रण तकनीक हमें विद्यालयों के सबसे उपयुक्त स्थान या उनके विकल्पों की पहचान करने में मदद करती है, ताकि समान स्तर के निवेश से अधिक संख्या के बच्चों को लाभ, अधिक संख्या में मतलब बच्चों को लाभ मिल सके। तो इसका स्कूल मैपिंग का किस तरह से हेल्प कर रही है, इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि हमें किस लोकेशन पे स्कूल ओपन करनी है, कहां पे ज्यादा स्कूल की डिमांड है। अगर मान लो किसी जगह पे बहुत बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे स्कूल कम है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में स्कूल मैपिंग से हमें पता चल जाएगा कि इस स्कूल में जो इस एरिया में स्कूल ओपन करने की जरूरत है। और प्लस जो स्कूल बच्चे का एज लेवल क्या है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उस हिसाब से प्राइमरी स्कूल ओपन करना है, सेकेंडरी स्कूल ओपन करना है, कॉलेज ओपन करना है, जो भी है, तो ये डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड चीज, स्कूल में कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, कितने टीचर्स चाहिए। और इसमें ये भी चीज दी जाती है कि अगर मान लो हम गवर्नमेंट है स्कूल पर पैसे खर्च कर रही है, तो उसको उसका लाभ भी तो होना चाहिए सोसाइटी को। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भी स्कूल ओपन कर दिया, वहां पे बच्चे हो या ना हो, तो ऐसा नहीं। तो स्कूल मैपिंग में पहले आइडेंटिफाई किया जाता है एरिया को कि कहाँ पे स्कूल ओपन करने की जरूरत है, उस हिसाब से जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। जैसे आरटी एक्ट में कहा गया है कि हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्कूल ओपन होना चाहिए, एक प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर पे, ठीक है। जो सेकेंडरी स्कूल है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और सीनियर सेकेंडरी 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। लेकिन शहर साइड में तो आपको 1 किलोमीटर पे मिल जाएगा, लेकिन विलेज साइड में, पहाड़ी एरिया साइड में, वहां पे जाओगे तो वहां पे ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो वहां पे भी स्कूल जो मैपिंग की जाती है, मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे कोई बड़ा स्कूल ओपन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये देखा जाता है कि जहां पे स्कूल ओपन करना पॉसिबल नहीं है, मान लो 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, तो वहां पे स्कूल का अल्टरनेट क्या हो सकता है।
इस तरह के जो लर्निंग सेंटर है उसको ओपन करेंगे, जहाँ पे 1 टीचर 2 टीचर वो अपॉइंट कर देंगे और वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे। ठीक है। The major objective of school mapping is to create quality of educational opportunities by leveling of the existing disparities in the distribution of educational facilities। कि विद्यालय मानचित्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शैक्षिक सुविधाओं के वितरण में मौजूदा जो असमानता है उसको दूर करना और सबको शैक्षिक समानता उपलब्ध करवाना। तो स्कूल मैपिंग का क्या बेनिफिट है? इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस एरिया में स्कूल्स हैं और कहाँ पे स्कूल की जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे स्कूल की जरूरत है वहां पे भी स्कूल ओपन होंगे, तो जो शैक्षिक असमानताएं हैं वो खत्म होगी और सबको समान रूप से शिक्षा मिल सकेगी, सबके लिए स्कूल बन सकेंगे। दिस टेक्निक इज यूजफुल टू प्लान ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। की तकनीक शिक्षा के सभी स्तर पर, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कॉलेज लेवल है, तो सभी स्तर पर उपयोगी है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैपिंग टू आइडेंटिफाई मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यालय खोलने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की पहचान करना। टू आइडेंटिफाई मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन टू ओपन अल्टरनेटिव्स ऑफ न्यू स्कूल। कि जहां पे स्कूल की बिल्डिंग ओपन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मान लो बच्चे बहुत कम है, तो वहां पे स्कूल का अल्टरनेटिव जो लर्निंग सेंटर होते हैं उसको ओपन कहां पे उनकी जरूरत है। जैसे हिली एरिया हो गए, डेजर्ट एरिया हो गए, वहां पे बच्चों की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती, तो वहां पे स्कूल के जो अल्टरनेटिव जो सेंटर्स होते हैं उसको ओपन किया जाता है ताकि उन बच्चों को भी एजुकेट किया जा सके। To level out existing disparity in the distribution of educational facilities। कि शैक्षिक सुविधाओं के वितरण में मौजूदा असमानताओं को दूर करना, कि कहीं स्कूल ज्यादा है तो कहीं कम है। ठीक है, कहीं एक स्कूल में एक एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो कहीं 70 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है। तो इस तरह की जो असमानता है इसको दूर करना, इसको खत्म करना। टू क्रिएट इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। की शैक्षिक अवसरों की समानता पैदा करना ताकि सभी समान रूप से एजुकेशन ले सके, सभी को जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना। अब हम स्टेप्स की बात करते हैं कि स्कूल मैपिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है टू सेलेक्ट द एरिया, क्षेत्र का चयन करना। टू असेस द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द सेलेक्टेड एरिया, चयनित क्षेत्र में शैक्षिक विकास का आकलन करना। टू असेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी एनरोल्ड, की नामांकित किए जाने वाले बच्चों की संख्या का आकलन करना। और स्पेसिफाइड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड की मानदंडों और मानकों को निर्दिष्ट करना। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं, तो अब एक एक करके हम इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले है टू सेलेक्ट द एरिया। तो इस स्टेप से हमें समझ में आ रहा है कि पहले ऐसे एरिया को सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे स्कूल की जरूरत है, जहाँ पे स्कूल की डिमांड है। One of the first step in school mapping is to select a unit for the exercise की unit या area। This phase help in identifying the most ideal location for opening the school। की इस चरण में विद्यालय खोलने के लिए सबसे आदर्श स्थान कौन सा है, पहले उसकी पहचान की जाती है कि भाई कहाँ पे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, कहाँ पे स्कूल ओपन किया जाए कि आसपास का जो सारा एरिया है उस एरिया से बच्चे इजिली वहां पे पहुंच सके। उसके बाद टू असेस द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द सेलेक्टेड एरिया, की चयनित क्षेत्र में शैक्षिक विकास का आकलन करना। दिस स्टेप इन्वॉल्व असेसिंग द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द सेलेक्टेड एरिया। की इस चरण में शामिल है कि चयनित क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना, कि वहां पे शिक्षा का लेवल क्या है, वहां पे बच्चे कम हैं, बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, वहां पे स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। तो सबसे पहले वहां पे शिक्षा का विकास का आकलन करना है कि यहाँ पे जो शिक्षा का विकास किस तरह से हो रहा है, सही है या नहीं है। तो इस चीज का पहले आकलन करना है। दिस स्टेप इज एन अटेम्प्ट टू एनालाइज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज इन द सेलेक्टेड एरिया। कि यह चरण चयनित इलाके में शैक्षिक सुविधाओं के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। मान लो आपने यूपी में या एमपी में कोई एक आपने डिस्ट्रिक्ट देखा, तो उस डिस्ट्रिक्ट में आपको लगा कि नहीं मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में जो ए ब्लॉक है यहाँ पे मुझे स्कूल ओपन करना है। तो उस ब्लॉक में भी आप देखोगे कि किस विलेज में स्कूल्स हैं, किस विलेज में नहीं है। जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे आप उसको ओपन करोगे। तो सबसे पहले इस तरह की जो आप आकलन करोगे, एसेस करोगे कि एजुकेशनल डेवलपमेंट किस तरह का है उस एरिया में। टू असेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी एनरोल्ड, और फिर ये भी देखना, असेस करना है कि उस एरिया में कितने बच्चे हैं जो स्कूल में जिनको एडमिशन दिलाना है, जिनको एनरोल स्कूल में करना है, जिनका दाखिला करना है। तो बच्चों का नंबर भी तो पता होना चाहिए।
ठीक है, तो इस स्टेप में क्या है, टू असेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी एनरोल्ड, कि नामांकित किए जाने वाले बच्चों की संख्या का आकलन करना। और फिर स्पेसिफाई नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, की मानदंडों और मानकों को निर्दिष्ट करना, कि मान लो बच्चों का जो भी नंबर है तो उनके नंबर के हिसाब से किस तरह का स्कूल ओपन करना है, क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, क्या क्या स्कूल का ग्राउंड कितना होना चाहिए, बिल्डिंग में कितने रूम होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज है, कितने टीचर्स होने चाहिए। तो जो भी उसके लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है उसको देखना। The opening of new schools or their alternatives is based on demographic criteria, यहाँ पे population की बात की जा रही है, which indirectly define the number of children likely to be enrolled in a given locality, कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो हैं स्टेप्स हैं। तो अब चाहे हम बात करें गवर्नमेंट की, बात करें प्राइवेट की, बात करें सेक्टर की, कोई भी सेक्टर की हम बात करें, मान लो आपको भी स्कूल ओपन करना है तो आप ऐसे थोड़ा ना किसी एरिया में जाके ओपन कर देंगे। पहले आप देखेंगे ना कि आपको किस एरिया में आपको ओपन करना है, प्लस आपको किस तरह का स्कूल ओपन करना है, डिमांड के हिसाब से प्राइमरी ओपन करना है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, किस तरह का स्कूल ओपन करना है, किस एज लेवल के बच्चे वहाँ पे ज्यादा हैं, कितने टीचर होने चाहिए। फिर जो स्कूल के जो नॉर्म्स होते हैं कि प्राइमरी के लिए कितनी लोकेशन होनी चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर्स होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल मैपिंग, विद्यालय मानचित्रण का महत्व। यह शैक्षिक योजना प्रक्रिया में स्थानीय और जनसंख्यीय आयामों को शामिल करता है, कि पहले लोकल नीड्स क्या है और वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो ये सारी चीज आती है। इसी के हिसाब से जो स्कूल ओपन किए जाते हैं, उसके अल्टरनेट जो सेंटर हैं वो बनाए जाते हैं। थ्रू दिस द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज इन डिफरेंट एरियाज इज सर्टेन, कि इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता का पता लगाया जाता है, कि किन क्षेत्रों में अच्छी है, किन क्षेत्रों में अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से स्कूल मैपिंग की जाती है और वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, कि ये शैक्षिक सुविधाओं के वितरण में जो असमानता है उसको दूर करने में सहायक है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता को पैदा करता है। इट क्रिएट्स इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर प्लानिंग पर्पज, कि इसका व्यापक रूप से उपयोग जो है योजना बनाने के लिए किया जाता है। पहले योजना बनेगी तभी तो इम्प्लीमेंट होगा। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर प्लानिंग ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, कि यह तकनीक शिक्षा के सभी स्तरों पर योजना बनाने के लिए उपयोगी है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्कूल मैपिंग की बात की, कि स्कूल, और हमने जाना कि स्कूल मैपिंग का मतलब स्कूल का मैप नहीं होता, बल्कि जब हम एक तरह की प्लानिंग है कि हम कहीं भी स्कूल ओपन किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, कौन कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है, जैसे लोकल नीड्स को ध्यान में रखना, बच्चों की पॉपुलेशन को ध्यान में रखना, जो फैसिलिटीज़ है क्या क्या देनी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। तो हमने इसके कंसेप्ट को समझा, इसके इंपॉर्टेंस को समझा, इसके स्टेप्स को जाना और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हमने उसकी बात की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।